डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम हम एक बार फिर त्र्यंबकेश्वर की पावन धरती से करने जा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ भी स्थापित है। इसी धरती पर महाकुंभ होगा। महाकुंभ त्र्यंबकेश्वर में भी होगा और नासिक में भी होगा। हम महाकुंभ के बारे में और जानेंगे, हम अपने सनातन पद्धति के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे और इस जानकारी को देने के लिए हमारे साथ त्र्यंबकेश्वर के वरिष्ठ और एवं महान संत हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं बात कर रहा हूं स्वामी श्री सागरानंद सरस्वती जी महाराज का। स्वामी जी आनंद अखाड़े के अध्यक्ष हैं एवं ये अखाड़ा परिषद जो त्र्यंबकेश्वर का अखाड़ा परिषद है, अखाड़ा परिषद के ये अध्यक्ष भी हैं। और आपको जानकर ये आपको एक और नई खोज में यहाँ से देने जा रहा हूँ। ये खोज है जैसे हमारा ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद है, यहाँ का जो त्र्यंबकेश्वर का और नासिक का जो अखाड़ा परिषद है वो अलग होता है। यहाँ का जो अखाड़ा परिषद है वो खुद यहाँ के अखाड़ा और यहाँ के कुंभ की व्यवस्था पूरी उनके हाथ में रहती है। और त्र्यंबकेश्वर और नासिक अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है वो सागरानंद स्वामी जी महाराज हैं। आप आनंद अखाड़े के इस आश्रम में विद्यमान हैं, काफ़ी समय से आप त्र्यंबकेश्वर में रह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले महाराज श्री का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो यहाँ का जो ये वातावरण देख के मेरा भी मन हर्षित हो रहा है। यहाँ के जो ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ भगवान शिव जैसे लग रहा है कि आज भी यहाँ पर उपस्थित है और उनकी यहाँ लीला रच रही है। बड़ा शांत वातावरण है चारों साइड से त्र्यंबकेश्वर का। तो हम सबसे पहले महाराज श्री त्र्यंबकेश्वर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। भगवान शिव के इस त्र्यंबकेश्वर लिंग की स्थापना कैसे हुई? क्या ये स्वयंभू लिंग है? कैसे ये 12 ज्योतिर्लिंगों में इनकी संख्या हुई और किस तरीके से यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में और भी जो तीर्थ स्थान है वो यहाँ पर संचालित होते हैं? हरिओम। अभी जो श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव गौतम ऋषि के तपश्चर्या के माध्यम से और उनके ऊपर जो श्राप लगा था वो जो श्राप दूर करने के इससे यहाँ गौतमी प्रकट हुई। और वो गौतमी प्रकट होने के बाद उनकी ही तपस्या से ये यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में ये यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर अद्भुत है। जहाँ पे कोई ऐसी जो मूर्ति या जो लिंग ये कुछ भी नहीं है, अंगूठे के बराबर वहाँ 3 जो लिंग है, इसलिए उसको त्र्यंबकेश्वर जो बोलते हैं। और जो त्र्यंबकेश्वर है ये यहाँ पे जो है गौतम ऋषि के तपस्या से फलीभूत, ये यहाँ के एक उस समय यहाँ बड़ा भारी जंगल था, ये भी कहा जाता है, ये भी प्रमाण जो मिलता है कि अंजनी और केसरी यहीं पे त्र्यंबक में 12 साल जो तपस्या किए उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी नहीं। तपस्या करने के बाद भगवान शंकर जी प्रकट हुए और अपने भी अंश से श्री बजरंग बली की यहाँ पे जन्म हुआ। ऐसे पतित पावन गोदावरी के तट के ऊपर और त्र्यंबकेश्वर के सानिध्य में, और जो साथ आज से 700-800 साल हुए होंगे, करीब 700 साल के ऊपर श्री संत निवृत्तनाथ महाराज जो है, जो कि महाराष्ट्र भाषा में पहले श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर जिन्होंने कि जो अनुवाद किया, उनका ही एक छोटा भाई था, उनका भी जो चेला था श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज, उनका भी यहाँ पे कि निवृत्तनाथ जो महाराज का जो समाधि यहाँ है, जिन्होंने एक उस समय जो धर्म के बारे में जरूरी थी, जो देश अधोगति को जा रहे थे, तो गीता के जो माध्यम से उन्होंने महाराष्ट्र भाषा में ज्ञानेश्वरी लिख के बहुत ही भारी उपकार किया, जो आज उस ज्ञानेश्वरी के ऊपर कितने जो महात्मा है, वारकरी है, जो संत है, जो उसके ऊपर पीएचडी करते हैं
कईयों को दो चार को हम जो मिले उनको पूछा गया कि भाई तुम पहले पीएचडी कर चुके हैं जी और अभी डबल की क्यों कर रहे हैं, तो बोलते हैं इसमें एक छठे अध्याय में ऐसा अद्भुत जो रहस्य है कि जो रहस्य अन्य ग्रंथों में जो मिलता नहीं है, जीवन कृतार्थ करने के लिए जो कुंडली जागृति योग है, और वो एक छठे अध्याय में बहुत ही एक गुप्त तरीके से और एक महाराष्ट्र भाषा में एक अलंकारिक भाषा से वो ग्रंथ बनाया। तो यहाँ पे ऐसे बहुत से महात्मा, यहाँ परशुराम जी ने भी तपस्या की है। गांव के पूर्व बाजू में एक नाथों का जो मठ है, उस मठ के अंदर 12 वर्ष तपस्या परशुराम जी ने अंतिम समय के दत्तात्रेय महाराज ने उनको एक आदेश दिया कि तुमको त्र्यंबक जाके वहाँ जो तपस्या करना है। जब तपस्या करने के बाद वहाँ पे अभी भी उनका धुना है, आज तक धुना वो जलता है। उस धुने में पहले जो परशुराम जी की जो अग्नि जलाई थी वो आज तक नाथ समाज में अभी तक उस अग्नि का संरक्षण है। यहीं पर त्र्यंबकेश्वर, यही त्र्यंबकेश्वर में पास ही है। तो ऐसी जो एक अद्भुत त्र्यंबकेश्वर का दर्शन है, त्र्यंबकेश्वर के और कुंभ मेले के अनुसंग से। कुंभ मेला जब महात्मा में महात्म जो है उसके अंदर ये आया है कि ब्रह्मगिरी में गोदावरी का प्रादुर्भाव हुआ, वहाँ वो प्रकट हुई, और आगे जो समुद्र में जो मिली है वो काल वहाँ तक सिंहस्थ महात्मा में दोनों तरफ भी वो गोदावरी में स्नान करने से जो फल यहाँ कुशावर्त में स्नान करने से जो मिलता है, 1 साल का वो टाइम है। वो साल के टाइम में कभी भी कोई जगह भी दक्षिण तट में हो, उत्तर तट में हो, कोई तीर्थ में हो, कोई कुंड में हो, गोदावरी के किनारे स्नान करने से एक गुप्त जो अमृत योग है। अमृत योग का जो मतलब क्या है कि ये 144 साल के बाद जो योग आता है जी, वो योग में ये अमृत की प्राप्ति जो होती है। तो उस गोदावरी में जो कुशावर्त जो तीर्थ है, उस कुशावर्त तीर्थ में जो देव दानव का युद्ध हुआ 12 दिन, उसमें 4 दिन पृथ्वी लोक में हुआ। जयंत ने जब घड़ा जहाँ जहाँ धर दिया, यहाँ कुशावर्त के पास वो घड़ा धरने से वो वहाँ कुछ अमृत की बूंद गिरी है, और वैसी उज्जैन में गिरी है, ऐसा ही प्रयाग संगम में गिरी है, ऐसे हरिद्वार ब्रह्मकुंड में गिरी है, जिसको हर की पौड़ी बोलते हैं। तो ये चारों जगह पे एक ऐसा योग है, और उस योग का महात्मा आप देखो कि अन्य देश में अभी के गवर्नमेंट ने 100 देश में अपने प्रतिनिधि जो रखे हैं कुंभ के प्रचार के लिए। खाली वो बोलते हैं, बुलाते किसको भी नहीं है, पर हर देश के लोग मेरे सामने ये यहाँ का कुंभ ये 5वां है। तो सन 68 का कुंभ भी मैंने ये यहाँ से किया, तभी भी ये गांव की व्यवस्था कुछ ठीक थी नहीं, रोड थे नहीं, कोई शासन भी उतनी ये जो करता नहीं जो मदद। क्यों कि हमारे में त्र्यंबक का कुंभ माने, त्र्यंबक के कुंभ में जाना माने ये एक काले पानी की सज़ा मानते थे। क्योंकि यहाँ जो पहले जो मच्छर बहुत थे, ये यहाँ पे साथ साथ रात दिन बरसात जो होती थी, हवा खूब चलती है, तो उसके लिए और जिनके छोटे छोटे जगह यहाँ पे 10 आखाड़ी की जगह है जी, थोड़ी वो सबको रहने के लिए है, पर उस जगह के माध्यम से वहाँ जितने बैठेंगे 100 200 550 ऐसे जो महात्मा भेजते थे, वो उनकी बदली करके वो जाके फिर आते थे, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था थी नहीं। पर आज 3 कुंभ से हम देख रहे हैं
कि चौथे कुंभ से समझो थोड़ी बहुत ये यहाँ का जो शासन या यहाँ के कुंभ के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था जो करता है। तीसरे कुंभ में भी यहाँ के शासन ने अच्छी व्यवस्था की, साधु महात्मा बढ़ गए। ऐसा होते होते ये कुंभ में तो बहुत ही महात्मा जमेंगे। हजारों जो महात्मा हर अखाड़े में 10, 5, 20, 50 हजार तक साधु यहाँ जमेंगे, क्योंकि त्र्यंबक में 3 अखाड़े 10 अखाड़े स्नान करते हैं, और जो नासिक के कुंभ में 3 अखाड़े स्नान करते हैं वैष्णव के, जिसको हम उनको जो रामादल कहते हैं, और त्र्यंबक के अखाड़ों को शंभुदल कहते हैं। ये दो दलों का यहाँ आज 70-80 साल पहले या 100 साल पहले किसी कारण से कुछ कहा सुनी हुई, फिर कुंभ बंद हुआ और पेशवे के कालीन फिर ये कुंभ चालू हुआ। पहले 13 अखाड़े त्र्यंबक में ही स्नान करते थे। गवर्नमेंट के गजट में आज भी उसका प्रमाण है। और सबसे बड़ा प्रमाण जो है कि यहाँ के पुलिस एक हमको टाइम देती है। पुलिस जो है स्नान का टाइम जो हर अखाड़े को देती है। हमारे सन्यासी के 7 अखाड़े स्नान करने के बाद रामादल का यहाँ स्नान अभी भी 2 घंटे का जो सुरक्षित है। और रामादल का यहाँ पर होगा, महाराष्ट्र के वो नासिक से नहीं होगा? अभी पेशवे का माने आज 60-70 साल से 5-6 कुंभ हुए होंगे जो रामादल को पेशवे कालीन नासिक दिया है। वो यहाँ स्नान को यहाँ दिया है। तो नासिक में स्नान यहाँ सबसे पहले अखाड़ा कौन सा स्नान करेगा? हाँ, यहाँ सबसे पहले हम 5 अखाड़े साथ चलते थे। श्री पंच जूना अखाड़ा, श्री पंच आवाना अखाड़ा, श्री पंच निरंजनी अखाड़ा, श्री पंच हमारा आनंद अखाड़ा और श्री पंच अग्नि अखाड़ा। ये 5 अखाड़े हम एक साथ पहले स्नान करते थे। ये मेरे सामने की बात है, और 3 कुंभ स्नान कर चुके हैं। पर बाद में ये हुआ गए कुंभ में कि पहले ये त्र्यंबक का भौगोलिक स्थिति जो है जी थोड़ी गलत है। मकान पास है, रोड ज़्यादा जो है नहीं है, और तोड़ने भी जाओ तो तोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि पुराने वहाँ जो मकान हैं। तो हम 1 महीने के लिए 3 दिन के लिए उनके घर क्यों तोड़ना, ये हम शासन को भी एक दबाव डालते जो नहीं है। तो हम अपने में 2 गढ़ बन गए 5 अखाड़े के। अभी ये कुंभ में पहले स्नान में श्री पंच जूना अखाड़ा, श्री पंच आवान अखाड़ा, श्री पंच अग्नि अखाड़ा, ये 3 अखाड़े ये आने वाला स्नान जो है पहला जो है वो करेगा। दूसरा स्नान मौनी अमावस्या का है, तो वो मौनी अमावस्या का स्नान तपोनिधि श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा, इन 2 अखाड़े के जो महात्मा मिलके दूसरा स्नान हम प्रथम करेंगे। और हमारे पीछे फिर श्री पंच जूना अखाड़ा रहेगा, श्री पंच महानिर्वाणी अखाड़ा रहेगा, श्री पंच अटल अखाड़ा रहेगा। ये तीनों अखाड़े, ये 7 अखाड़े के बाद में श्री पंच बड़ा बुदासीन अखाड़ा और श्री पंच नया अखाड़ा और श्री पंच निर्मल अखाड़ा क्रमबद्ध ये तीनों अखाड़े फिर बाद में स्नान अलग अलग तीनों अलग अलग स्नान करेंगे। और सबका अलग जो समय भी रहेगा और उनका जुलूस भी अलग रहेगा। पर हमारे पहले स्नान में 2 जुलूस दोनों का हमारा एक चलेगा। जूने अखाड़े के 3 अखाड़े उनका जुलूस यही की माना जाता है। ये ऐसी हमारी परंपरा है। और यहाँ पे 1000 जो महात्मा
कई आपकी बार तो कई शंकराचार्य भी आना चाहते हैं और आएंगे भी, शायद वो उनके प्रबंधक आके भी गए, जगह भी जो करके गए। तो ऐसे ही त्र्यंबका और एक यहाँ की विशेषता है, 3 कुंभ में हम स्नान करते हैं। स्नान करके हम सीधे अपने तल पे जाते हैं, अपना जहाँ टेंट है अपने टेंट में हम चले जाते हैं। यहाँ हम स्नान करके अपने टेंट में जा नहीं सकते, त्र्यंबक राजा का दर्शन यहाँ करना अनिवार्य है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सभी महात्मा जाएंगे, दर्शन करेंगे। हमारे जो देवता होते हैं, हम लोग तो सन्यासी है, वेदांती है, पर भारत के ऊपर जब पाश्चात्य का यहाँ पे आक्रमण हुआ, पाश्चात्य ने आके यहाँ के बला धर्म परिवर्तन किया, पाश्चात्य शासन आके यहाँ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हुए भारत संस्कृति को बिगाड़ने के का उन्होंने प्रयास किया। उससे भी तब तो कोई महात्मा कुछ जो बोले नहीं, पर बाद में दिन दहाड़े हमारे बहन बेटी को, हमारे माँ बहन को भी वो दिन दहाड़े भगा के जाते थे वो लेके, और उनके ऊपर अत्याचार करके मार भी डालते थे और बलाते उनको एक कुछ ऐसा खिला के धर्म परिवर्तन भी कराते थे। ये सब देखने के बाद हमारे महात्मा लोग एक नाराज होके ये विचार करने लगे, केवल हम जो शास्त्र का प्रवचन देते हैं, शास्त्र से अपना धर्म प्रचार कर रहे हैं, पर दूसरे शस्त्र जो है हमारे धर्म में बाधा आ रही है। तो उसी समय एक बड़ी विशाल प्रयाग के कुंभ में, त्रिवेणी संगम में एक विशाल एक संत सम्मेलन बुलाया, उसमें राजे महाराजे बुलाए गए। ये कुंभ का प्रयाग का एक अलग है। 6 साल के बाद वहाँ पे अखाड़े आते हैं और शासक के भी ये आते हैं। प्रमाण है, जवाहरलाल भी कुंभ में आए हैं 56 के, और 71 के कुंभ में इंदिरा गांधी भी कुंभ में आई है। मैं प्रत्यक्ष इंदिरा गांधी को देखा हूँ। उनने सब महात्मा को जो बुलाया और सब महात्मा को जो बुला के क्या कमी क्या ज़्यादा ये पूछा, और इंदिरा गांधी के बाद ऐसी प्रगति हुई कि जो आने वाला शासन सब प्रकार से इनका प्रबंध करने लगे, और फिर पब्लिक भी बढ़ गई है। क्योंकि आपका जो माध्यम हुआ, ये जो टीवी का जो माध्यम हुआ, और इस माध्यम से प्रचार भी होने वो लगा, और प्रचार होने से कई विदेशी भी आने लगे, और कुंभ बढ़ते बढ़ते गए इलाहाबाद कुंभ में 1.5 करोड़ लोग एक जगह 16 तारीख को जमे थे, जब वहाँ बारिश हुई बड़ी, तो भी वहाँ के शासन ने किसी प्रकार से भी 1.5 करोड़ लोगों को संभाला भी, और कोई घटना हुई नहीं। घटना हुई है, पर वो घटना कुंभ मेला शासन के ऊपर जाएगी नहीं, वो रेलवे प्रशासन पे जाएगी। ऐसा गए कुंभ में भी, जो नासिक के कुंभ में 30-40 भक्त लोग गए, कोई गलती से गए होंगे, पर ये समय नासिक का शासन, त्र्यंबकेश्वर का शासन अति दक्ष है, और कई प्रकार से वो शासन जो है साम दाम दंड भेद से, और कुंभ मेला के लिए एक पहले, और एक यहाँ महाराष्ट्र में ये बारी को बड़ी अच्छी बात हुई है। आज तक महाराष्ट्र कुंभ मेला शासन ने कोई मंत्री बनाया था नहीं, पर आपकी बार श्री गिरीश महाजन जी को कुंभ मेला जो मंत्री भी बनाया, और नासिक के भी मंत्री है, जल विभाग के भी जो मंत्री है, और सभी जो मंत्री बना के उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो भी कुंभ मेले के या
चालू तो हुआ नहीं, तो भी 3-4 बार आके गए। महाराज जी, आपकी तरफ से जो अखाड़ा परिषद है यहाँ का, हाँ। आपकी तरफ से क्या क्या डिमांड है सरकार के लिए? आपने क्या डिमांड रखी है सरकार के सामने? हमारे तरफ से तो सरकार के तरफ डिमांड जो पहले से चली आ रही क्या है, क्या है उसमें? नहीं है तो हम कुछ बोलते नहीं है। और तो भी हर बारिश से, जैसे यहाँ बरसात है, खूब हवा है, खूब पानी है, और खूब कई ऐसी चक्रीय हवा भी चलती है। कई बार गांव के या जहाँ पे कुंभ मेला, कुंभ नगर बनेगा, वो वहाँ के पत्रे भी उड़ जाते हैं। तो यहाँ का जो शासन 2 कुंभ से जो उनको जो पक्के शेड देते हैं, और गए शासन ने 2-2 शेड दिए थे हर अखाड़े को। पर तो क्या साइज क्या रहता महाराज जी शेड का? शेड का जो उसका जो है 20 बाई 80 का, वो अच्छा खुदवाई करके, और वो 2 मंजिली भी बना सकते ऐसे मजबूती से। वो ऊपर अभी पतरी भी वो अच्छे डालते हैं, जो 50 साल भी पतरे चलेंगे। आपकी बार कोई कंपनी ने पतरे अच्छे दिए नहीं, तो भी नासिक के जिलाधिकारी दीपेंद्र कुशवाहा, इन्होंने कंपनी से डायरेक्ट पतरे, ऐसे पतरे मंगाए कि वो 50 साल भी वो खराब हो नहीं सकते। एक तो आपका जो है पक्के टेंट्स का, आपका जो है हट्स का है, वो डिमांड है। दूसरी डिमांड क्या है? डिमांड नहीं, वो डिमांड हमारी पूरी हुई है। 4-4 बने हुए हैं क्या वो सारे? 4-4 शेड बने हैं, बन रहे भी है। कुछ नहीं करना है? नहीं। आनंद का कहाँ पर शेड है? आनंद का गांव के पूर्व बाजू है। हमारे यहाँ बहुत पुराना सूर्य कुंड है कि जो अभी साल में हम जमीन जब खोद रहे थे तब अंदर जो मिला है। और त्र्यंबक महात्म्य भी सूर्य कुंड का जो नाम है। और यहाँ पे ग्रामवासी बोलते हैं त्र्यंबक में कभी अकाल पड़ा नहीं, और पड़ भी गया तो गांव का पानी पूरा सूर्य कुंड से हम लोग पीते हैं। वहाँ हमारे 2 कुंड है। ये कुंड हम आज तक जानते थे, ऊपर का थोड़ा, नीचे वाला अभी मिला है। हमारे 4 शेड बन रहे हैं। एक तो शेड का हुआ, दूसरा क्या है? रोड है। फिर पानी की टंकी उन्होंने 35,000 लीटर की, कोई बाहर का टेक्निकल कल की टाकी भी हर अखाड़े में होगा इस बार बन गई है। वो चौथा क्या है महाराज जी? जो चौथा जो है, जो भंडार घर बनेंगे, वो टेम्परवारी जो रहेंगे। जो हमको, जो हमारे यहाँ हर अखाड़े में कुंभ के पहले धर्म ध्वजा वो रखते हैं। धर्म ध्वजा माने एक भगवा कपड़ा होता है, और 52 हाथ की जो ध्वजा होती ऊंची। 52 हाथ की क्यों होती है कि हमारा दशनाम के अंदर 52 मड़ी है। 51 मड़ी तो आज भारत में है, और 52वीं मड़ी जो लंबा मड़ी है, जो तिब्बत चीन में चली गई है। तो ये 52 हाथ की ध्वजा हम लोग जो लगाते हैं, उसका एक प्रमाण है, उसका एक कानून है, उसका एक ऐसा जो नियम है कि धर्म ध्वजा 52 मड़ी की जहाँ लगाए तो वहाँ पे कोई किसको गाली दे नहीं सकता। कोई भी अतिथि कभी भी आ जाए उसको शरण देना पड़ती है। कि कोई भी कितना ना कितना ही एक खराब काम भी किया हो तो उसको हम दंड दे नहीं सकते। चाहे जरूरी पड़े कुंभ के बाद दंड देंगे, पर कुंभ के पीरियड में उनको दंड दे नहीं सकते, मार तोड़ नहीं कर सकते, अभ्यागत को जाओ नहीं बोल सकते। और धार्मिक प्रवचन, कथा या पाठ पूजा ये सब वहाँ जो चलता है वो कब तक वो रहेंगे। हमारा तीसरा स्नान होने के बाद 2 दिन में 4 दिन में मुहूर्त देख के वो ध्वजा को शांत किया जाता है। पर त्र्यंबक की एक ऐसी प्रथा है, गांव वाले की एक ध्वजा चलती है, और वो ध्वजा
मुख्यमंत्री के हाथ से या कोई बड़े नेता के हाथ से, महात्माओं के हाथ से वो कुंभ सिंहस्थ चालू होता है। प्रारंभ में ही वो धर्म ध्वजा करते हैं। वो 12 महीने धर्म ध्वजा जो रहेंगी कुशावर्त के ऊपर, और वो धर्म ध्वजा 12 महीने के बाद कोई महात्मा, आचार्य, कोई मंत्री बुला के उनके साक्षी में वो धर्म ध्वजा विसर्जित की जाती है। महाराज जी 12 महीने तक पूरी पब्लिक आती रहेगी क्या? नहीं आएगी, 2 महीना आएगी पब्लिक ज़्यादा यहाँ पे आने वाले साधु ज़्यादा 40 दिन रहेंगे, 30 दिन रहेंगे। तो बाकी 12 महीने फिर 12 महीने ये तो पंडितों का काम है। पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर के वो भक्त 12 महीना आएंगे, कभी 1000, 2000, 4000, कोई मेन पर्व के ऊपर। पर 12 महीने त्र्यंबक नासिक में पर्व जो चलेगा। और इसी सिंहस्थ पर्व में और एक विशेष घटना घटती है कि उज्जैन का भी कुंभ सिंहस्थ में ही बनता है। उज्जैन का कुंभ बनने के बाद फिर त्र्यंबक की जो धर्म ध्वजा है वो जब विसर्जित की जाती है, मानिए सिंहस्थ पूरा हुए तक त्र्यंबक की ध्वजा यहाँ पे रहेगी। गांव में भी बड़ा भक्तिमय वातावरण चलता है। निवृत्तनाथ मंदिर में भी कथा, भागवत, पुराण, ज्ञानेश्वरी बहुत ही अच्छे कार्यक्रम चलते हैं और बहुत से हजारों कम से कम लोग उसको श्रवण करने के लिए यहाँ ये हर बार जो है जो नासिक और उज्जैन का कुंभ है ये 1 साल की अवधि में ही आता है। हाँ, वो कभी होता क्या है, प्रारंभ में कभी त्र्यंबक का कुंभ बनता है, अगले बारी को शायद प्रारंभ में वो नक्षत्र है, ग्रह नक्षत्र अलग अलग है। त्र्यंबक में जो ग्रह पड़ते हैं तो जिस समय देव दानव का युद्ध जिस ग्रह में हुआ वो ग्रह त्र्यंबक में जिस 12 साल में पड़ेंगे तो त्र्यंबक में पहला कुंभ होगा और उज्जैन का जो दूसरा होगा। उज्जैन में कुंभ पहले, वो नक्षत्र वहाँ के पहले पड़ेंगे तो उज्जैन का पहले होगा और बाद में जो त्र्यंबक में होगा। फर्क कुछ नहीं, गर्मी में उज्जैन का है और बरसात में त्र्यंबक का है। टाइम भी कुछ ज़्यादा नहीं है और दोनों ही कुंभ गए मेले में भी वहाँ का शासन प्रशासन यहाँ आया था। अब तक के इस कार्यक्रम में हमने महाराज जी से जाना, आनंद अखाड़े के बारे में उन्होंने हमारे को जानकारी दी, इन्होंने त्र्यंबकेश्वर के बारे में जानकारी दी और इन्होंने जो यहाँ पर महाकुंभ होता है, महाकुंभ में किस तरीके की व्यवस्था रहेगी, किस तरह का अरेंजमेंट रहेगा इनकी तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से और यहाँ पर जो नासिक एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब की तरफ से क्या व्यवस्था रहेगी, महाराज श्री ने इस पर अभी तक रोशनी डाली है। हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ता है। ब्रेक के बाद हम आपको वापस इसी कार्यक्रम में महाराज के साथ जोड़ेंगे।